हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन आंसर। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एमडीसी पेपर में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट रखा है, तो उनके लिए खास होने वाला है पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट एमडीसी पेपर में। तो ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप कौन सा सेमेस्टर से कौन सा यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ा मैटर करता है आप अपने सबसे पहले सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में ये चीजें हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपका सिलेबस में पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड रिमेंडेशन स्ट्रेटेजीज है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर बता दें ये जो स्पेशल जो है दोस्तों, ये सिलेबस जो है ये एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। ये स्पेशल उनका सिलेबस है, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एसकेएमयू सीधे को नंबर 1 यूनिवर्सिटी दुमका वाला है, और ये सेमेस्टर 1 में जो पढ़ते हैं उसका एमडीसी पेपर पॉल्यूशन कंट्रोल है। तो आपका जो इसमें फुल मार्क्स है दोस्तों 75 नंबर का होगा। आपका ड्यूरेशन जो एग्जाम है आपका 3 घंटा में आंसर लिखना पड़ेगा, और पासिंग में आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपका एमडीसी पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इसका लिखना पड़ेगा। तो आपको तैयारी भी सब्जेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो बता दें दोस्तों आपका यूनिट 1 में आपका क्या है, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट है। तो यूनिट 1 का आपका फुल क्वेश्चन आंसर, यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर वीडियो बना चुका है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपका चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एमडीसी पेपर का सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट 1 का देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितना भी चैप्टर वाइज मैंने आपका बता दिया है, ठीक है। यूनिट 1 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बता दिया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो यूनिट 2 का होने वाला है। तो आज का वीडियो क्या, यूनिट 2 जो आपका है पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड रिमेंडेशन स्ट्रेटेजीज, ये चीज है। तो ये चीज क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला चैप्टर वाइज जितना भी है इसमें, जितना यूनिट 2 से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है, बहुत ज्यादा हाई चांस है, उसी क्वेश्चन को मैंने आपका कवर किया है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने बताने वाला हूँ, इसलिए पैसेंस रखिए, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको हो सकता है क्वेश्चन इसका स्किप कर दें और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट किए, क्योंकि आपको जैसे ही यूनिट 2 का था आज का बता देंगे, यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपको मिले, जब भी जैसे ही आपको अपलोड करेंगे यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर का। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब के क्या करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि सेलेक्ट करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए, ताकि यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर जब भी अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो यूनिट 2 का होने वाला है, इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाला, तो इसकी मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका, यूनिट 2 का। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना था, यूनिट 2 में आपको पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड रिमेंडाइजेशन स्ट्रेटेजीज। तो इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बताने वाला दोस्तों, उसमें जिसमें हाई चांस है आने के वो क्वेश्चन कवर किया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आंसर आप दो थ्रू से ले सकते हैं दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं जैसे बताते जाऊं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों, मैं वीडियो के बीच में आपको इस पीडीएफ का पासवर्ड बताने वाला हूं। अगर आप पासवर्ड सही से एंटर कर लेंगे, डाल लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सही से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पासवर्ड आप डाल करके इसको खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनलोड करके भी आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो आप दो थ्रू से ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है आगे पासवर्ड आपको वीडियो में बताएंगे, पासवर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पासवर्ड डाल के आप इसका एक्सेस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी पॉल्यूशन और सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर में ही है, यूनिट 2 में ही है। तो आप इस चीज को समझिए, आपका क्वेश्चन ये यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आपका क्वेश्चन में यहाँ क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी पॉल्यूशन और सेकेंडरी पॉल्यूशन में अंतर लिखिए, क्या अंतर है, डेफिनेशन उसका डिफरेंस क्या है, आपको वो चीज लिखने के लिए आए। तो आप अगर समझ जाएंगे प्राइमरी पोल्यूशन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूशन क्या है, तो आप इसका डिफरेंस आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहां समझिए, तो लिखिए क्या, वातावरण में पाए जाने वाले प्रदूषकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तो वातावरण में जो हमारा वातावरण है उसमें इन्वायरमेंट है, उसमें क्या है,
जो भी प्रदूषक है उसमें मुख्य रूप में कितना, दो भाग पाए जाते हैं। प्रदूषकों को मुख्य रूप में दो भाग में बांटा गया, दो भाग पाए जाते हैं या बांटा गया। तो एक है क्या, प्राइमरी पोल्यूशन और एक सेकेंडरी पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूशन को क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक, और सेकेंडरी पोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वितीयक प्रदूषक बोला जाता है। तो समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रदूषक मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो दो भाग में आप लोग लिख लीजिए। कौन कौन सा, प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूमेंट्स है दोस्तों, प्रदूषक है, पॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, प्रदूषक है, प्रदूषक जिसको क्या होता है, पॉल्यूनेंट्स, पॉल्यूनेंट्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, हाईलाइट कीजिए। ये दोस्तों ने हिस्ट्री नहीं लिखना, आपको क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को सही समझ में आए। और जितना इजी आप एग्जामिनर के लिए बनाएंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों, और उतना सही से नंबर मिलेगा आपको। अदरवाइज आप पूरा हिस्ट्री चिपका देंगे, पेज कहाँ एंडिंग कहाँ है कहाँ अंत है, ऐसे करेंगे तो फिर एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगा, तो आपको कम नंबर मिलेगा। तो ऐसा मत करना, जो भी पूछा है पॉइंट वाइज लिखना है और हाईलाइट करके लिखना है। इससे एग्जामिनर को अच्छा फील होता है और अच्छा समझ में आता है, जल्दी चेक कर लेंगे तो आपको अच्छा सही नंबर मिलेगा। इस चीज को समझिए। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, क्या कीजिएगा, प्राथमिक प्रदूषक, प्रदूषित करके आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा अलग कलम से, ठीक है। अलग कलम से अंडरलाइन करके क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। प्राइमरी पॉल्यूशन वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से निकलकर वातावरण में मिल जाते हैं, जैसे कारखानों और वाहनों से निकलने वाले गैसें। उदाहरण के लिए कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये जो आपका प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राथमिक प्रदूषक क्या करते हैं, उसको कहते हैं जो सीधे, जो क्या करता है, सीधे स्रोत से निकलकर वातावरण में मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है, इसमें इधर उधर नहीं होता, डायरेक्ट वातावरण में। जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है, कारखानों से जो भी जहरीला गैस निकलता है या वाहनों से जो गैस निकलती है, और इसमें मुख्य जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। ये आपका मुख्य प्रदूषक है। तो ये आपका प्राइमरी प्रदूषक है, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आपका द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक को लिखने के बाद भी उसका अंडरलाइन करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगता है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सेकेंडरी पोल्यूमेंट्स क्या है, द्वितीय प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वातावरण में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बाद बनती है। तो द्वितीय प्रदूषक क्या है, वो प्रदूषक है जो वातावरण में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बाद होती है, डायरेक्ट नहीं बनता है, क्रियाओं के बाद होती है। ये सीधे नहीं निकलती बल्कि ये मौजूद गैसों के आपस में प्रतिक्रिया करने से बनती है। उदाहरण के रूप में ओजोन यानी CO2 और अम्ल वर्षा जैसे एसिड रेन को लिया जा सकता है। जिसका इसका मुख्य प्रदूषक जो है आप क्या ले सकते हैं, इसका ओजोन CO2 और आपका अम्ल वर्षा। ये क्या करते हैं, जो भी गैस है उसमें रिएक्शन करता है, रासायनिक क्रिया करता है, तब जाके इसका पॉल्यूशन आता है, तब जाके ये प्रदूषण करता है, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रदूषण नहीं करता है, तो उसी को क्या करते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण क्या है, वायु प्रदूषण का नियंत्रण उपकरण क्या है, तो क्या है आप लोग लिखिएगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या है, उद्योगों और कारखानों में कुछ विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको क्या करना है, प्रदूषण के नियंत्रण की परिभाषा लिख देना है, ठीक है। आपको परिभाषा लिख के आपको उसको हाईलाइट करना है और ये चीज आपको लिखना है, परिभाषा लिख के हाईलाइट करके ये चीज लिखना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों और कारखानों में कुछ विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, कुछ विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक गैसों को कम करना होता है। इसका मेन पर्पस होता है, जो कारखाने में लगाया जाता है उपकरण, उसका जो भी धुआं है, गैस है, उसको कम करने के लिए किया जाता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, बस कम किया, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसका मुख्य पर्पस होता है। अगला है कुछ मुख्य उपकरण निम्नलिखित हैं। आपका उपकरण पूछा है तो आपको एज ए उपकरण भी लिख के बता देना है। क्या है, साइक्लोन स्पेक्ट्रम। साइक्लोन स्पेक्ट्रम क्या है, यह उपकरण हवा में मौजूद बड़े धूल कणों को अलग कर देता है। आपका ये चैप्टर में ही था दोस्तों, आपको पढ़ना ही था क्या, साइक्लोन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो ये चीज पढ़ना ही है, इसलिए मैं आपका कवर किया है, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपको लिख लेना है इस तरह करके, नंबर देके, यह उपकरण हवा में मौजूद बड़े धूल कणों को अलग करता है। तो बड़े धूल कणों को अलग करने में कौन यूज होता है, साइक्लोन स्पेक्ट्रम यूज होता है। स्पेक्टर है दोस्तों, स्पेक्टर। अगला है आपका 2 नंबर में क्या है, स्क्रोबर। क्या है, स्क्रोबर। स्क्रोबर में क्या है, इसमें 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 गैसों को पानी या रसायन के संपर्क में लाकर साफ किया जाता है। इसमें क्या होता है,
स्क्रब में क्या, स्क्रबर में क्या होता है, आ, इसमें गैसों को पानी या रसायन के संपर्क में लाकर क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। किसको साफ किया जाता है, गैस को। किसके संपर्क में, पानी या रसायन के संपर्क में लिया जाता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि जो है ना, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसी कारण। ठीक है, तो समझिए। अगला है आपका इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लिक, सॉरी, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रिसिपिक्टर। प्रिसिपेक्टर क्या है, इसमें बिजली की सहायता से धूल और धुएं के कणों को हटाया जाता है। तो इसे क्या करता है, इसमें बिजली की सहायता से, इसमें किसकी सहायता लिया जाता है, तो बिजली की सहायता से जो धूल में धुआं है और कणों है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है इससे। ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हालांकि मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो समझ सकते हैं, तो आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका फिल्टर्स। अगला है क्या, आपका फिल्टर्स है। तो फिल्टर का उपयोग करके हवा को साफ किया जाता है। फिल्टर का उपयोग करके हवा को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो इन उपकरणों के उपयोग से वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो जो भी उपकरण, ये 4 उपकरण दिया गया है, और इन उपकरणों से वायु का प्रदूषण को काफी हद तक, कुछ हद तक, काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका प्रदूषण क्या है, सॉरी, सुपोषण क्या है। सुपोषण क्या है, सुपोषण क्या है, उसका परिभाषा लिखना है, हाईलाइट करके आपको लिख लेना है। जब किसी झील, तालाब या नदी के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो वहां शैवाल, यानी शैवाल मतलब समझ रहे ना, शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही सुपोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर परिभाषा लिख देना है, हाईलाइट करके ये चीज लिखना है। ये चीज परिभाषा लिख के हाईलाइट करके आपको ये चीज लिखना है कि जब किसी जल, तालाब या नदी के पानी में नाइट्रोजन और क्या, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो वहां क्या होता है, शैवाल, शैवाल देखते हैं ना, उसमें जो पानी के ऊपर में मतलब चिपक जाता है, रह जाता है, वो ग्रीन टाइप का होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तो इस प्रक्रिया को, शैवाल बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपोषण। ठीक है, अगला है शैवाल की अधिक मात्रा होने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है। अगर पानी के सतह में ऊपर में क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है शैवाल, इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के कारण जो भी पानी के अंदर जो भी जीव जंतु है, तो उसमें क्या होता है, उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये दिक्कत होता है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण होता है। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार इस प्रकार सुपोषण या इस प्रकार सुपोषण जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या मानी जाती है। इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण का एक गंभीर समस्या है। तो जल के जीव के कारण तो बहुत ही प्रदूषण हो जाता है, उसको सही चीज नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगला है आपका जल शोधन। जल शोधन क्या है, वाटर ट्रीटमेंट के चरण लिखिए। तो जल शोधन का चरण लिखना है। पानी को साफ और उपयोग योग्य बनाने के लिए जल संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जल शोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्यों, जल को क्या किया जाता है, साफ करने के लिए या उपयोग योग्य, जो हम लोग यूज करते हैं उसके योग्य बनाने के लिए जल शोधन का प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। और ये जो जल शोधन का प्रक्रिया है, यो कितना चरण में होता है, 3 चरण में होता है। तो कौन कौन सा चरण में होता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, कौन, पहला चरण है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक, प्राथमिक क्या बोलते हैं उसको, शोधन, प्राथमिक शोधन प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें पानी से बड़े कचरे और ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी पानी में बड़े बड़े ठोस कचरा है, पदार्थ है, उसको अलग किया जाता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। दूसरा चरण यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, दूसरा चरण में आपका होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को नष्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव है उसमें डाल दिया जाता है, और पानी में जो भी मौजूद जैविक पदार्थ है उसको खत्म किया जाता है। ये आपका सेकेंडरी मतलब कहा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है आपका, द्वितीयक शोधन है, द्वितीयक शोधन है। अगला आपका तीसरा शोधन क्या है, तीसरा और अंतिम चरण यानी कि ट्रायरी ट्रीटमेंट। ट्रायरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इस चरण में पानी को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है ताकि वो उपयोग के योग्य बन सके।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में पानी को पूरी तरीके से शुद्ध किया जाता है ताकि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो थर्ड चरण में यानी तीसरा स्टेप, तीसरा चरण में यह होता है। समझ गए ये? अगला है आपका ठोस कचरा प्रबंधन क्या है? ठोस कचरा प्रबंधन क्या है? सॉलिड वाटर मैनेजमेंट क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इस चीज को चिपका देना। क्या है ठोस कचरा, सॉरी मोबाइल में ये दिक्कत होता है बार बार दोस्तों। ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, उसका परिवहन करना और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करना। ठोस कचरा प्रबंधन का सिंपल अर्थ आपको परिभाषा लिखना है, उसको हाईलाइट करके नीचे ये चीज लिख देना कि ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ होता है, मतलब क्या है कि कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, जो भी कचरा उसको सही तरीके से इकट्ठा करते हैं, फिर उसको परिवहन के थ्रू क्या करते हैं, ढोल के मतलब ले जाना, वही बात है, उसका परिवहन करना और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर देना है, क्या कहते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन कहा जाता है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर वही बात है दोस्तों, मोबाइल में जो है ना, आज के समय में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा बहुत बढ़ गई है। तो आज के समय में देखा जाए जनसंख्या का और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो जाते से क्या होता है, कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए कचरे के सही प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक हो गया है, करना ही जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बढ़ेगा, है ना। ठोस कचरा प्रबंधन के मुख्य प्रकार, मुख्य प्रमुख तरीके निम्नलिखित है, क्या बोलते हैं, अगर ठोस कचरा उसको प्रबंधन के मुख्य तरीके क्या है, तो प्रमुख तरीके निम्नलिखित है, उसको लिख लेना है आपको, क्या क्या तरीका है ठोस कचरा को किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, उसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज को लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए, बेस्ट रहता है। क्या है, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग है ठोस कचरा का कंपोस्टिंग, यानी जैविक कचरे से खाद बनाना, जैविक कचरे से खाद बनाना, जो भी ऐसा जैविक कचरा जिसे कंपोस्ट बनाया जा सकता है तो उसको जैविक कंपोस्ट बना देते हैं। इसके बाद क्या है, वार्मिक कंपोस्टिंग, माने केंचुए की सहायता से खाद बनाना, कुछ ऐसे कंपोस्ट होता है, कुछ ऐसे कचरा होता है जो केंचुए खा के उसको कंपोस्ट में खाद में बना देते हैं। ठीक है, तो वो दूसरा चरण है। तीसरा है आपका लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है, कचरे को जमीन में दबाकर नष्ट करना। तो कचरे को ऐसा भी होता है क्योंकि मतलब गड्ढा किया जाता है, उसमें ठोस कचरा को डाल दिया जाता है, उसमें नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका लैंडफिल है। अगला है 4 में आपका क्या है, इंसेंट्रेशन। अगला क्या है आपका इंसेंट्रेशन, इंसेंट्रेशन में आपका क्या है, कचरे को जलाकर नष्ट करना। इंसेंट्रेशन में क्या होता है, कचरे को जलाकर नष्ट करना, तो हालांकि कचरे को अगर जला के नष्ट करते तो उसमें जो एयर पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन होता है, तो ये सेफ नहीं माना जाता। ठीक है, इन तरीकों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती है भैया, मदद मिलती है। तो इन्हीं तरीके से हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, और जो भी प्रदूषक है हम उसको निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण और नियंत्रण के उपाय लिखिए। क्या है आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आपका एक ही क्वेश्चन में आपको सारा क्वेश्चन मतलब कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो 15 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन में आता है। समझिए इस बात को कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण है, नियंत्रण है, उपकरण है, निपटारा है, सब एक ही क्वेश्चन में चिपका देगा। तो यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देना है, परिभाषा लिख के हाईलाइट कर देना है, या यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इस तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, परिभाषा क्या है, आज के समय में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। शहरों और उद्योग के बढ़ने से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। इसका असर मनुष्य, पशु पक्षी और पौधों सभी पर पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो ऐसा बात नहीं कि इंसान ही भुगतेगा, नहीं, सब भुगते, जो भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, सारे को भुगतना पड़ेगा। गलती कौन करता है, इंसान, इंसान एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। क्या करता है, गलती क्या करता है, जनसंख्या बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है तो शहरीकरण बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ने की क्या करता है, जंगल को काट देता है। ठीक है, तो प्रदूषण बढ़ता है। तो यही बात है कि उद्योगों के बढ़ने से हवा की गुणवत्ता में लगातार खराब होती जा रही है। इसके असर किसको, मनुष्य को पड़ता है, पशु पक्षी और पौधों को सभी पर पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको लिख लेना, बस हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा। अगला है जब हवा में धूल, वही बात है दोस्तों, बस आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जब हवा में धूल, धुआं, जहरीला गैसें मिल जाती है और उसे
पर्यावरण तथा जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसको हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। उसी चीज का है, बस आपको पैराग्राफ चेंज कर लिख के लिखना है। ऐसा नहीं करना है जहां आप लोग शुरू कर दिए पेज में और 3 4 5 एक यहाँ शुरू तो 3 4 पेज के बाद में अंत, ऐसा नहीं। जहां पर पैराग्राफ चेंज भी नहीं मिल रहा है या उसमें हाईलाइट पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, ऐसा मत करना। एग्जामिनर को इरिटेशन मतलब दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर आपको नंबर कम मिलेगा। तो पॉइंट वाइज लिखिए, बेस्ट रहता है एग्जामिनर को समझने में। आप एग्जामिनर को जितना जल्दी समझाएंगे उतना जल्दी आपको सही आंसर, सही नंबर मिलेगा। सिंपल। अगला है कारण। इसका पूछा था तो आपको कारण लिख के उसका हाईलाइट करना है, इस तरह जैसे मैंने किया है। कारण लिख के आपको हाईलाइट कर देना है। तो वायु प्रदूषण के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? वाहनों से, जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाली गैसें, कोयला और पेट्रोलियम का जलना तथा कचरे को जलाना भी वायु प्रदूषण को बढ़ाती है या बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर जनसंख्या बढ़ने के कारण ही ऐसा हो रहा है दोस्तों। जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर सब चीज की मांग बढ़ेगी, वाहन की मांग बढ़ेगी। वाहन की मांग बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा? धुआं निकलेगा वाहन से, वायु प्रदूषण होगा, कारखाना भी बढ़ेगा, सब चीज डिमांड बढ़ेगा। तो फिर कारखाना से भी जो भी जहरीला गैस निकलता है, कोयला से, पेट्रोलियम से, और जो भी कचरा निकलता है तो उसको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। समझ रहे? ये कारण है। जंगलों की आग भी कभी कभी वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। कभी कभी नहीं, पूरा प्रदूषण बन जाता है। जंगलों में आग लगा जाता है तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है, धुआं बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के कारण पैराग्राफ जहां जैसे जैसे मैंने चेंज किया है दोस्तों, आपको पैराग्राफ भी चेंज करना, लिखना, पैराग्राफ चेंज करके ही लिखना। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस की बीमारियां होने लगती है। इसके अलावा वातावरण का तापमान भी बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगर वातावरण में तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। अम्ल वर्षा जैसी समस्या भी वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। और जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, वो भी किसी के कारण होता है। ये वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है। तो एयर पोल्यूशन इन वजह से होता है। तो मेन रीजन तो मैं समझता हूं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मेन रीजन मैं समझता हूं एयर पोल्यूशन का। अगर जनसंख्या इतना ज्यादा वृद्धि होगा तो सारी चीज की डिमांड बढ़ेंगे, और डिमांड बढ़ेंगे तो सारा जो भी है डिमांड बढ़ेगा तो फिर वही होगा, एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। शहरीकरण होगा, फिर गाड़ी का डिमांड होगा, फिर संसाधन का डिमांड होगा, अल्टीमेट एयर पोल्यूशन होगा, और उसका भुगतना इंसान को ही है। ठीक है। तो इसका फिर पूछा आपको निपटारा करना है, नियंत्रण करना है, नियंत्रण का उपाय उसी तरह आपको करना है। नियंत्रण, नियंत्रण लिख के नियंत्रण उपाय को लिखकर हाईलाइट करना है। क्या करना है? नियंत्रण का जो भी उपाय है उसको हाईलाइट करके लिख लेना है। ठीक है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी उपाय किया जा सकता है, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना, और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम लोग क्या करें, सब मिलकर इसके कदम उठाए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाएंगे तो फिर ये काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसका उपयोग मतलब निवारण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। स्वच्छ ईंधन, और जो भी है जो सोलर सिस्टम से चलता है ना, बैटरी से चलता है ना गाड़ी वाहन, तो उससे चलाना चाहिए जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और कारखानों में जो भी प्रदूषण गैस निकलता है उसमें उपकरण लगाए, नियंत्रण उपकरण लगाए, प्रदूषण ना हो। और सब हम मिलकर क्या करें, अगर मिलकर इसका कदम उठाए तो प्रदूषण काफी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है। आप लोग इसको चिपका लेना है। आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है दोस्तों, बार बार यही बात मैं बोल रहा हूं, आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है। आपको बस पॉइंट वाइज, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, पॉइंट वाइज हाईलाइट करके लिखना। आपको आराम से सही नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। अगला है क्वेश्चन आपका, जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण और प्रभाव लिखिए। आपको वही बात है, एक क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन मिल सकता है। उसका परिभाषा पूछेगा, कारण पूछेगा, प्रभाव पूछेगा, प्रदूषण नियंत्रक पूछेगा, बस ये चीज पूछ देगा आपको। तो इसी तरह आपको लिख लेना है, हाईलाइट करके, पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है। परिभाषा लिखना, तो परिभाषा लिख के हाईलाइट करके लिखना। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आज के समय में नदियां, झील और तालाब तेजी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। यह समस्या जल प्रदूषण कहलाती है। जो भी है ये क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। अगर क्या होता है, नदी, नाला, तालाब में जो भी प्रदूषित होता है, कचरा मिलता है, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जब पानी में गंदगी, रसायन और अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और पानी पीने या उपयोग करने योग्य नहीं रहता तो उसे जल प्रदूषण कहता है। सिंपल परिभाषा लिख के आपको ये चीज लिख देना है, चिपका देना है।
साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चिपका देना ये, लेकिन हाईलाइट ये याद रखना कि अलग कलम से इसको लिख के इसको हाईलाइट करना। तो जिसकी वजह से जल में क्या होता है, जब जल में पानी जब जब क्या होता है, जल में या पानी में गंदगी, रसायन, अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाता है और पानी पीने या उपयोग करने योग्य नहीं रहता, तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसका कारण पूछा है तो कारण को लिख के भी हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो कारण में क्या है, जल प्रदूषण के कई कारण है। शहरों का गंदा पानी और सीवेज नदियों में छोड़ दिया जाता है। उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा भी पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। इसके अलावा कृषि में भी, इसके अलावा ऐसा बात नहीं कि मतलब खाली शहरीकरण में होता है या खाली उद्योगों में नहीं, कृषि में भी होता है। कृषि मतलब खेती में भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक भी पानी को मिलाकर प्रदूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें क्या होता है, जब खेती में आजकल क्या करते हैं किसान, ज्यादा पैदावार पाने के लिए उसमें बहुत तरह तरह के रासायनिक उर्वरक उपयोग करता है, कीटनाशक का उपयोग करता है, जिसके वजह से क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है। क्यों ऐसा करते हैं किसान, क्योंकि उसे ज्यादा मतलब उपजाऊ मिलता है, ठीक है, इसके लिए ऐसा करता है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा, इसमें जल्दी उपजाऊ मिलता है, ज्यादा उपजाऊ मिलता है, तो अल्टीमेट नुकसान इंसान को ही होता है। तो आपको यहाँ पर मेन बात है कि आपको हाईलाइट करके लिखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है इसका प्रभाव पूछा है, तो आपको प्रभाव भी लिखना है, इस तरह करके हाईलाइट करके लिखना है। तो प्रभाव क्या है, जल प्रदूषण के कारण कई प्रभाव की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या पैदा होती है। अगर जल प्रदूषण होता है तो सबसे क्या होना चाहिए, पानी जो हम लोग पीते हैं तो उसमें समस्या उत्पन्न होती है, पानी पीने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी रोग भी फैल सकती है। जलीय जीव जैसे मछलियां और अन्य जीव भी इससे प्रभावित होती है। तो ये प्रभाव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, प्रभाव होता है जल प्रदूषण होने से। सबसे बड़ा प्रभाव, हमें पानी पीने के योग्य नहीं मिलता है, पानी हम लोग पीने का वो समस्या होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर प्रदूषण होता है तो ये बहुत तरह तरह के बीमारियां फैल जाता है, जैसे कि हुआ टाइफाइड हुआ, डायरिया हुआ, ये अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के हमें क्या होता है, बीमारी फैल जाते हैं, ठीक है, रोग फैलता है। और जो भी जलीय जीव है उसमें उसमें भी जीव जंतु को प्रभावित करती है, ठीक है। इसलिए हमें जल स्रोतों को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए और कचरा का रसायन पानी में क्या, कचरा या रसायन पानी में नहीं डालना चाहिए। तो इससे हमें करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पानी को हम साफ सुथरा रखें और जो भी पानी है उसमें हमें रासायनिक कोई भी चीज ऐसा ना डाले या कचरा ना डाले, ताकि हमारा जल सुरक्षित रहे, जल प्रदूषण ना हो, जिसकी वजह से हमें भी सुरक्षित हो, सारे सबसे सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट इंसान को ही फायदा होगा, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, इसके विभिन्न तरीकों का समझाइए। कितना तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं, उस प्रबंधन कर सकते हैं, तो उसका सभी तरीका को आपको बताना पड़ेगा। तो परिभाषा लिख लीजिए कि आज के आधुनिक जीवन में कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़े तो बढ़ेगी, घरों, बाजारों और उद्योगों से बहुत अधिक कचरा निकलता है। इस कचरे को सही तरीके से संभालना ही ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। इस कचरा को सही तरीके से संभालना क्या कहलाता है, ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे को इकट्ठा करना, उसका परिवहन करना और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करना, पर्यावरण को नुकसान न हो। ऐसे हम क्या कहते हैं इसको, इसका अर्थ होता है ठोस कचरा प्रबंधन का, ठीक है। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है कचरा प्रबंधन के तरीके, आपको पूछा है इसका तरीका पूछना है, पूछा है तो आपको तरीका लिख के आपको हाईलाइट करके आपको लिखना है, क्या लिखना है, जो है लिखी हुई इस चीज को। कचरा प्रबंधन के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक है कंपोस्टिंग है। इस प्रक्रिया में जैविक कचरा जैसे पत्तियां और भोजन के अवशेष से खाद बनाए जाते हैं। कंपोस्टिंग से क्या होता है, इसमें जैविक कचरा जैसे कि क्या हुआ, जैविक कचरा में आपका पत्तियां हुआ या भोजन के अवशेष जो है वो उसे खाद बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका वार्मी कंपोस्टिंग। वार्मी कंपोस्टिंग में क्या है, इसमें केंचुए की सहायता से खाद बनाए जाते हैं, यह खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है। वार्मी कंपोस्ट खेतों के किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिससे हमें रासायनिक चीज के डालने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तीसरा है आपका लैंडफिल। लैंडफिल में क्या करना पड़ता है, मैंने पहले भी बताया, लैंडफिल में जिसमें कचरे को जमीन में दबाकर नष्ट किया जाता है। लैंडफिल में क्या होता है, जो भी कचरा है उसमें जमीन में गड्ढा किया जाता है, गड्ढा करके उसमें दफना दिया जाता है। एक और
एक और तरीका क्या है आपका इंसेंट्रेशन। इंसेंट्रेशन में क्या होता है आपका, जिसमें कचरे को जलाकर नष्ट किया जाता है। इसमें कचरा को क्या किया जाता है, जलाकर नष्ट किया जाता है। यदि कचरे को सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है और प्रदूषण को कभी कम किया जा सकता है। प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बस करना क्या है, सही तरीके से सही चीज से प्रबंधन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग प्रदूषण का, जो प्रदूषण है पर्यावरण का, उसे हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही था दोस्तों आपका मेन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की बहुत चांस है, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। ठीक है, और इसका पासवर्ड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पासवर्ड में एक ही बार बताऊंगा। पासवर्ड इसका हो रहा है 224608। आपका ये पासवर्ड है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, आपका ये पासवर्ड है 224608। 224608 है। तो आप लोग इस पासवर्ड को एंटर करके आप इसको सही से डाउनलोड कर पाएंगे और एक्सेस ले पाएंगे। तो पासवर्ड में एक ही बार बताऊंगा, 224608 है। और इसका इसका नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो आपको वहां से क्या करेंगे, आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको सही पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे भाई बहनों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी ये चीज समझ में आए और एग्जाम में अच्छा मार्क ला पाए। ठीक है, हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि अगला यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।